बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ आपने यकीनन एक अच्छे नाश्ते से किया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। लेकिन हमजा मैं एक जगह पढ़ रही थी कि किसी अदाकारा ने लिखा हुआ था कि अगर अपनी खूबसूरती अपने चेहरे में लेके आनी है ना, या अपने चाहते हैं कि चेहरा खूबसूरत हो जाए, तो हसद करना छोड़ दें। अच्छा। हाँ, लेकिन वैसे मतलब हम देखें तो वाकई में ये बात दुरुस्त भी है। अगर आप हसद नहीं कर रहे होंगे लोगों से, तो आपकी चीज़ें जो है खुद ब खुद बेहतरी होती की तरफ जा रही होंगी। क्योंकि हम अगर चेहरे की खूबसूरती की सिर्फ एग्जाम्पल एक ले लें सिर्फ, तो ये है कि हम उसी पे खुश शुक्र कर रहे होंगे, दूसरों को देख के नहीं देख रहे होंगे कि भाई दूसरा कितना खूबसूरत लग रहा है, उससे हम हसद नहीं कर रहे होंगे, तो अपना हमें खुद ब खुद ही खूबसूरत लग रहा होगा। तो हसद करना एक दूसरे से छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक बीमारी है लोगों में होती है कि हसद कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा और करें तो जो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती है उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आपका बातिन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और अगर आप किसी से हसद नहीं कर रहे होंगे, किसी के बारे में दिल में कोई बुरी बात नहीं रख रहे होंगे, बुरा ख्याल नहीं रख रहे होंगे, तो फिर आप वैसे ही इतने ज़्यादा जो है मुतमईन नज़र आ रहे होंगे चेहरे से। तो जो शख्स मुतमईन नज़र आ रहा होता है चेहरे से, वो हमें लग रहा होता है कि यार ये कितना फ्रेश है, ये कितना बेहतरीन है, इसके चेहरे पर स्माइल रहती है। हमजा वो खुद ब खुद ही फिर खूबसूरती जो है ना वो नजर आना शुरू होती है जब आपका बातिन शख्सियत में खूबसूरती शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने हसद नहीं करना है। वैसे वो अदाकारा जो है उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि आप भी सिर्फ हसद नहीं कर रही हैं या और कोई टोटके जो है जिसके लिए हम सारे तैयार रहते हैं कि वो टोटके हमें बताएं कि चेहरा जो है हमारा खूबसूरत हो जाए। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छी एक बात थी जो कि हमें शेयर भी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमजा ये आम हो गया हमारे मुआशरे में। हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे से हसद कर रहा होता है, किसी की चीज़ को देख के मतलब दिल में एक लालच कि भाई हमारे पास भी ये चीज़ हो। तो इस तरह से जो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए हमेशा। मतलब ये हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो फिर जो आपके पास होगा, जो अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ भी दिया है, जो नेमतें भी दी हैं, जो रहमतें भी आपके पास हैं, उस पर आप शुक्र अदा करेंगे, फिर आप हसद आप में खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। और अपने दिल को इन चीज़ों से पाक और साफ रखें। बिल्कुल जी, अपने दिल को पाक और साफ रखें। इस तरह के ख्यालात से, इस तरह के ये जो आपको लग रहा होता है ना कि जी कि फ़लाँ भी मुझसे बेहतर है, फ़लाँ भी मुझसे बेहतर है, उनको देखिए जिनसे आप बेहतर हैं और आप कई लोगों से बेहतर हैं। अगर आप अपनी जगह पर रख कर देख रहे होंगे सारी चीज़ों को, फिर आपको ठीक नहीं लगेंगी। आप पूरी दुनिया को सामने रखें और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें अता की हैं। हम जिस स्मोक का जिक्र करेंगे जो अपने खौफनाक पंजे गाड़े हुए हैं, लाहौर समेत कई शहरों की हम बात कर लें तो वहाँ पर अब परेशानी के बादल भी छाए हुए हैं। जो वैसे ये आलूदगी के बादलों के साथ साथ आलूदगी के बादलों की वजह से तो शहरी सांस, आँख और नाक की कई बीमारियों में गिरफ्तार हो भी चुके हैं। इसके ऊपर हम सेगमेंट्स भी कर चुके हैं। हमने आपको बताया भी कि आपने किस तरह से एहतियात बरतनी है। माहिरीन ने आपको बताया कि जी हम लाजमी तौर पर जो हम अपने एंड से कर सकते हैं वो ये एहतियातें हैं और इसका दामन हमने नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसी। और हम देखें तो रोज़ बरोज़ कई बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा भी देखने में आ रहा है। सूबे में अगर बात करें तो फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक को कम करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसने एक बड़ा ही अहम कदम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में इजाफे के साथ साथ एंटी स्मोक स्क्वाड का दायरा कार जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि फैक्ट्रीज़ में टायर और फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद अब कराया जाए जी। और आलूदगी फैलाने वाली सनतों, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। महकमा माहौलियात, इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे स्मोक के हवाले से हम वक्त चौकस रहें। इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के हवाले से अवाम में मौसर आगाही के लिए मुस्बत मुहिम भी चलाई जाए। बिल्कुल ऐसी है कि वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब में इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मोक को आफत करार दिया गया है। लाहौर में 5 एंटी स्मोक स्क्वाड भी बनाए गए हैं। ये स्क्वाड क्या क्या काम कर रहे होंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। इस वक्त लाहौर की अगर बात करें तो स्मोक की जो अहम वजूहात हैं वो अगर हम जानना चाहें तो वो क्या क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। अगर हम स्मोक के हवाले से, स्मोक की वजूहात के हवाले से बात करें तो देखें बुनियादी बात यह है कि ये जो स्मॉग है, अब मेरा ख्याल है ये इस पे इतनी बात हुई है कि अब इसके बारे में सबको इल्म है। ये फिनोमेना बुनियादी तौर पर सर्दियों में एक ख़ास मखसूस टेम्परेचर की वजह से, एक ख़ास इन्वायरमेंटल फिनोमेना की वजह से होता है।
जिसमें पहले फॉग होती है और उसके बाद जो हमारी इन्वायरमेंटल या लोकल पोल्यूशंस होती हैं वो उसके बीच में ट्रैप हो जाती हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर हमारी जो हॉट एयर है ज़मीन के बिल्कुल साथ, वो ज़मीन के ऊपर वाली कोल्ड एयर के अंदर डेंसिटी के फ़र्क की वजह से ट्रैप हो जाती है और ऐसे होता है जैसे हम किसी बलून में रह रहे हैं और इस दरमियान में जितनी भी एमिशंस होती हैं वो इस बलून के अंदर ट्रैप होती रहती हैं। ठीक है। तो या तो बारिश या हवा के चलने से फिर वो सूरत हाल क्लियर होती है। ये एमिशंस याद रहे कि वही एमिशंस हैं जो हम सारा साल कर रहे हैं, सिर्फ इन दिनों में आके इस मखसूस टेम्परेचर की वजह से, इस मखसूस वेदर पैटर्न की वजह से ये ट्रैप हो जाती हैं और यहाँ से निकलती नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें महसूस होता है कि इन दिनों में शायद पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। पोल्यूशन उसी तरह है जिस तरह बकाया साल में हो रही है, माँ सिवाय एक एडिशनल फैक्टर होता है इन दिनों में, वो स्टबल बर्निंग का होता है, जिसमें कि फसलों को आग लगाई जाती है अगली फसल को तैयार करने के लिए। इसके अलावा जितनी भी एमिशंस हैं ये वही हैं जो रूटीन की एमिशंस हैं जो हम साल के किसी भी और महीने में कर रहे होते हैं। तो इस मखसूस क्लाइमेटिक पैटर्न की वजह से या टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ये इन दिनों में यहाँ ट्रैप हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है। अब बुनियादी तौर पर हमें जो सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो एमिशंस हैं, ठीक है, नंबर एक, ये एमिशंस इस तरह की एमिशंस हों जो बहुत ज़्यादा नुकसान न दें इंसानी जान को या इंसानी सेहत को। यानी कि ये जब फ़िज़ा में धुआं रिलीज़ हो तो उसके अंदर ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाएं कि वो फ़िज़ा को ज़्यादा आलूदा करने के लिए, यानी कि डेंजरस हद तक आलूदा करने का बाइस न बने। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पॉसिबल है। अब थ्रू स्क्रबर्स, थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एमिशंस हैं वो डेंजरस एमिशंस ना हो। अच्छा, अब जब हम दोनों मेजर्स की बात करेंगे तो दोनों की तरफ मैं बारी बारी तमाम ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पर बर्निंग हो रही है उसको टच करूँगा और ये बताना चाहूँगा कि हुकूमत ने उस हवाले से क्या इक़दामात किए हैं। अगर हम कंबशन की बात करें या बर्निंग की बात करें तो 3-4 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर बर्निंग हो रही है या ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बर्निंग हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो एमिशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे ख़राब AQI को, वो व्हीकुलर एमिशंस हैं। और व्हीकुलर एमिशंस की 2 वजूहात हैं, एक फ्यूल क्वालिटी है और दूसरा गाड़ी की अपनी क्वालिटी है। इसके साथ साथ जो ब्रिक किल्न्स हैं वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस दरमियान में। उनके हवाले से भी पंजाब के अंदर तमाम जितने भी ब्रिक किल्न्स हैं उनके अंदर जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है वो लगा दी गई है। ये भी एमिशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके हवा में रिलीज़ करती है धुएं को। और उसके लिए भी अगेन वही बात जो मैंने पहले की कि इंडस्ट्री को जिस तरह हम चेक कर रहे हैं उस तरह हम ब्रिक किल्न्स को चेक कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ब्रिक जो टेक्नोलॉजी है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी है। कमिश्नर साहब ये बताइए कि स्मोक के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो इख्तियारात दे दिए गए हैं, क्या इख्तियारात दिए गए हैं, ये इख्तियारात देने का फ़ायदा क्या होगा? स्मॉग के जो इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली हमारी जो इन्फोर्समेंट की टीम है वो ज़िले लेवल पर ऑपरेट करती है और उस हवाले से तमाम ऐसे एक्शंस जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए, उनके लिए प्यूनिटिव मेजर्स तजवीज़ किए गए। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टबल बर्निंग में मुलविस पाया गया तो उसको 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगर कोई म्युनिसिपल वेस्ट को आग लगा रहा है तो उसको भी 50,000 का जुर्माना किया जा सकता है। अगर ब्रिक किलन जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता तो उसको 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्क्रबर लगा के काम नहीं कर रहा तो उसको भी ये जुर्माना आयद किया जा सकता है। अगर व्हीकुलर एमिशंस कहीं पे देखी जाती हैं, अगर कोई नज़र आता है कि गाड़ी जो है उसमें से धुआं निकल रहा है तो उसको 2,000 रुपये तक का उस गाड़ी को या उस 2 व्हीलर को या जो भी व्हीकल धुआं निकाल रही हो उसको 2,000 रुपये तक का फ़ाइन किया जा सकता है। ये तमाम मेजर्स जो है इनको लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये कंट्रोल कर सकें इस दरमियान में, क्योंकि ये बात कह देना कि हम ये सख्ती करने लगे हैं और सख्ती करना शुरू कर देने के दरमियान में जो फ़र्क है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। और अक्सर ये बात होती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो इस दफ़ा हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को ऑब्वियसली ये जो इख्तियारात दिए गए हैं इसमें हाई कोर्ट की मुआवनत शामिल है। एक जुडिशल कमीशन बना हुआ है, उसने ये तजावीज़ हाई कोर्ट को पेश की जिसके नतीजे में हमें ये पावर्स मिली हैं। और अब ये कम से कम कोई नहीं कह सकता कि इख्तियारात नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि ये खुशाइंद बात है क्योंकि स्मॉग जो है वो ओवरऑल पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है और इसके लिए अब इन इख्तियारात का इस्तेमाल
करना हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस के लिए नागुज़ीर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन कमिश्नर बताइएगा कि जिस तरह से इजाफी इख्तियारात की बात कर रहे हैं, अब इजाफी इख्तियारात तो दे देंगे, इसके बाद अगर हम बात करें स्मोक में कमी की, तो वो कब तक एक्सपेक्ट है कि हम इसमें स्मोक में हम कमी देख सकेंगे? फिनोमेना है वो सबसे ज़्यादा एडवर्स या सबसे ज़्यादा बुरा तब होगा जब हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगी। अभी आपके इल्म में है कि थोड़ी बहुत हवा चलती है, जिसकी वजह से ये जो स्मॉग है इसके अंदर आप देखते हैं कि दिन के टाइम पर ज़्यादा होती है, शाम के टाइम पर मैक्सिमम होती है, रात को फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये एनवायरनमेंट से लीक हो रही है। जब ये एनवायरनमेंट हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन के बाद एक बलून में कन्वर्ट हो जाएगी, तब तो जो हम कंबस्शन कर रहे होंगे वो इसके अंदर फंस रही होगी, ट्रैप हो रही होगी। उस वक्त तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो भी हम हवा में या फिज़ा में धुआं रिलीज़ करें वो गंदा ना हो, यानी कि वो इतना बुरा ना हो कि वो हमारी सेहत के ऊपर असर डाले। और उससे पहले ये तमाम मेजर्स का लिए जाना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जब आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छी करते हैं तो उसके नताइज ज़रूर आते हैं। हुकूमत पंजाब ने एक एडिशनल मेजर ये लिया है कि हफ्ते में 3 दिन उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हमने वेहिकुलर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेक्टर्स को बंद करना है, जिसमें आपने देखा कि अगले ऑलमोस्ट 1.5 माह के लिए स्कूल्स और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको सोमवार, हफ्ता और इतवार के दिन बंद करने का कहा गया है। ऑब्वियसली स्कूल और हफ्ता और इतवार के दिन तो बंद होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं इनके अंदर आपको नज़र आता है कि बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो वीकेंड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो जब हफ्ते में 3 दिन हम अपनी वेहिकुलर ट्रैफिक को कम करेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द AQI, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी एक ओवरऑल इस एनवायरनमेंट के अंदर फ़र्क पड़ेगा। और ये जो हमारे इन्फोर्समेंट के जितने भी मेजर्स हैं इन्होंने भी ये भी इंशाल्लाह ताला कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है कमिश्नर साहब, बिल्कुल फरमा रहे हैं कि जिस तरह नोटिफिकेशन देखा उसके साथ ही इल्म हो गया कि शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक तो स्मोक का खात्मा नहीं हो रहा है, कि 1.5 माह के जिस तरह से आपने भी जिक्र किया। खैर, स्मोक के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा जो है आया है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस ज़मीन में हम क्या इकदाम कर रहे हैं? वक्ती तौर पर इख्तियारात दे दिए डिप्टी कमिश्नर्स को, वक्ती तौर पर जुर्माने भी कर दिए, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास अगर इस वक्त हम ये बात करें कि पिछले चंद सालों के अंदर हमने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे काम किया है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। क्योंकि देखें, जब हम पहले बात किया करते थे लो या इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल की, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही किस्म का फ्यूल था, यानी कि यूरो 2 किस्म का फ्यूल था। और हमारी जो अपनी रिफाइनरीज़ हैं वो भी यूरो 2 का फ्यूल प्रोड्यूस करती थी। ठीक है। तो 2 साल पहले जब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस फैसले की रोशनी में यूरो 5 फ्यूल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया और इंपोर्ट किया गया। और अब हमारे पास अवेलेबल है, इस क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हम ओवरवेलमिंगली लाहौर के अंदर हमने उसको सप्लाई कर दिया, यूरो 2 की सप्लाई बंद कर दी है और अगले 1-2 माह हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। फिर अब देखें, शजरकारी के ऊपर एक बहुत मैसिव कैंपेन हो रही है और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो कैंपेन है उसका स्पिरिट ही ये है कि हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपने गिरदोरवा के लिए काम करें। और अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बात करें तो इस वक्त हुकूमत पंजाब खुद से ई बसेस इंट्रोड्यूस कराने जा रही है। ई बसेस के आने से जो व्हीकुलर एमिशंस हैं उन पर कंट्रोल करने में बहुत हमें मदद हासिल होगी। ये जो हमने स्टबल बर्निंग की बात की, उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने खेत को तैयार करने के लिए उसको आग न लगाए। अच्छी क्वालिटी के हार्वेस्टर्स जो हैं वो सालाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रहा है फार्मर को। इस पे तकरीबन 70 to 80% सब्सिडी है उस हार्वेस्टर पे। वो हर साल ये सब्सिडी का प्लान जो है एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक है कमिश्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर, लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग हो रही है या जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उस हवाले से तो कमिश्नर साहब हमें आगाह कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से व्हीकल का कह रहे हैं या ट्रांसपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं 40% से ज़ायद जो है आलूदगी की वजह यही एक चीज़ है। और जब ई व्हीकल की बात हो रही है, ई बसेस की बात हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसे ही हालात में हमने इकरा सॉरी टू कट यू कि हमने डिस्कस ये किया था कि सिर्फ अभी देखें तो आपके बड़े 3 शहरों के अंदर भी 1-1, 2-2 वो जो चार्जिंग के लिए लगाए गए हैं यूनिट्स वो लगाए गए हैं। तो फिर ई व्हीकल के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल
व्हीकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा उसके लिए फिर हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स भी बनाने होंगे ताकि फिर जिस तरह से हम लोग अगर ई व्हीकल पे आना चाहें तो फिर हम लोगों के पास उस तरह से सहूलियात होनी चाहिए कि लोग लें, और लोग ये तो ना परेशान हो कि हम सफ़र कर रहे हैं और भाई सेंटर में गाड़ी खड़ी चार्जिंग खत्म हो जाए तो फिर वो क्या कर रहे होंगे। खैर, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस तरह से स्मोक जो है इस किस्म की और जो पोल्यूशन हो रही होती है उससे हम बच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहरानों में घिरी मुल्क की मईशत की, जिसका दायरा जो है तरक्की और खुशहाली के तमाम तर दावों के बरक्स मज़ीद सुकड़ता ही जा रहा है और मौशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के बजाय अब भी ख्वाब की सूरत लिए हुए है। अच्छा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान अवाम पर हर 15 दिन बाद अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है और इसी तरह आटा, घी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में हैरत अंगेज़ इजाफे ने अवाम के मौशी मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया हुआ है। और ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन जब कंपैरिजन किया जा रहा होता तो एक कुव्वत ख़रीद का कंपैरिजन नहीं होता जिसके ऊपर ज़्यादा ज़रा दुख हो रहा होता है दिली तौर पर। लेकिन अब एक जो हमारे पास ताज़ा खबर वो ये है कि सुई नॉर्दर्न जो है ओगरा को गैस की कीमत में 150% से ज़्यादा इजाफे की दरख्वास्त उन्होंने कर दी है और दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है तो सारिफ अगर जिसका बिल अगर 1000 रुपये आ रहा होता है तो वो बढ़कर 2500 रुपये से ज़ायद हो जाएगा, उसको 2500 फिर पे करना पड़ रहा होगा, जबकि हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां भी कर ली। नेपरा को बिजली की कीमत में 5.25 रुपये इजाफे की दरख्वास्त भी की गई है और मुल्की करेंसी इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। हमने कुछ इस्तेहकाम देखा कि जिस वक्त IMF के साथ हमारे सऊदी अरब के साथ तो खैर और IMF के साथ जो भी मामलात हुए हैं उससे जिसकी सबसे बुनियादी वजह जो है हमारी दरामदी बिल में इजाफा है, जिसकी वजह से डॉलर की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा है। बिल्कुल ऐसे ही तजारती खसारे में इजाफा जो है मुल्की मईशत के लिए खतरनाक अलामत है और ऐसे में अवाम किधर जाएं, हुकूमत तर्जुमानों और पॉलिसी साजों को उन्हें ज़रूर गाइड करना चाहिए। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेंगे। मेंबर मशावरती काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुलहरी साहब, मुझे याद है वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों को कहा था कि आउट ऑफ बॉक्स अब आपने सोल्यूशंस निकालने हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी। कौन से आउट ऑफ बॉक्स सर सोल्यूशंस निकाले गए हैं कि अवाम को रिलीफ मिला उनसे? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो हैं वो बिजनेस एज यूजुअल में तो पॉसिबल हो सकते हैं। कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसमें डे टू डे बेसिस पे इस वक्त पूरी दुनिया में फायर फाइटिंग जो है वो चल रही है। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान में यकीनन पिछला साल जो था वो एक इकोनॉमिक रिकवरी का साल था, ग्रोथ का साल था, लेकिन वो ग्रोथ के नतीजे में हुआ ये कि डिमांड इतनी बढ़ गई और स्पेशली इम्पोर्टेड चीज़ों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हमें जो तजारती खसारा है वो एक ख़तरनाक हद को छूता हुआ नज़र आने लगा। इसी तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर आप बात करें, जो एनर्जी की कीमतें हैं वो दुनिया में इतनी बढ़ गई कि अब अमेरिका और इंडिया और चाइना जैसे ममालिक जो हैं वो अपने रिजर्व्स रिलीज़ कर रहे हैं ताकि ये कीमतें थोड़ी सी कम हो। अगर आप रिसेंट फॉलो कर रहे हो जो अनाउंसमेंट्स तो आप देखेंगे कि यूएस जो है वो तकरीबन अपने 50 मिलियन बैरल जो है रिजर्व वो रिलीज कर रहे हैं, इंडिया को 1.5 मिलियन बैरल, यूके 5 मिलियन बैरल। तो उससे हो सकता है कि एनर्जी की कीमतें थोड़ी सी नीचे आए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि आपकी जो एनर्जी इन्फ्लेशन है, आपकी जो एडिबल ऑयल की इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट कर रही है, रुपए की गिरती हुई कदर जो है वो अफेक्ट कर रही है। और सबसे बढ़ के अभी भी जब वीट की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान होगा तो जब आप रूरल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं गंदम की, तो इसका मतलब ये होता है कि अर्बन कंज्यूमर के लिए आटा महंगा होगा। पिछले साल 20 रुपए किलो इजाफा किया गया सपोर्ट प्राइस में, जिसका वाज़े मतलब ये होता कि जी जो शहरी कंज्यूमर है उनको आटा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन है। इसमें जो एनर्जी पे तो मैं काफ़ी हद तक लग रहा है कि आने वाले जो 1-2 साल हैं उसमें जो रेट्स की वजह से, फॉसिल फ्यूल के रेट की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आप अपने प्रोग्राम के सेगमेंट पे बात कर रहे थे कि स्मॉग से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना शुरू होंगे अगर आपके पास वो जो चार्जिंग स्टेशन है वो मौजूद हो। तो इसी तरह से तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुझे लग ये रहा है कि पूरी दुनिया में एक शिफ्ट आएगा। वो शिफ्ट यही होगा कि लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पैनल्स, हमारे जैसे मुल्कों में सोलर पैनल्स काफी पॉपुलर हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोल की, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही होती, फिर बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे मईशत पर कितना नुकसान पड़ता है, फिर आवाम को कितना नुकसान पहुंच रहा होता है? देखिए, मईशत को नुकसान को तो उस वक्त पहुंच रहा होता है ना कि जब उसका यूज जो है वो कर्टेल हो रहा हो।
अब ये कि इनइलास्टिक है इसकी डिमांड, यानी जिस तरह से कहा जाता है कि मेडिसिन या रोटी उसकी कीमत आप जितनी भी कर दें, जब आपको इस्तेमाल करनी है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एनर्जी जो है, एनर्जी की डिमांड इनइलास्टिक है। या तो हो कि हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो तो नहीं, आपको मिनिमम बेसिक है ना। पेट्रोल की कीमत जितनी भी हो जाएगी, अगर आपकी मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, लोगों के पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो जाहिर मजबूरी होगी लोग पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसका जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एक ठीक ठाक इफेक्ट पहुंचता है, और वहाँ पे जरूरत इस अमर की है कि जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज हैं उनसे जान छुड़ा के टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाया जाए। एहसास प्रोग्राम का डाटा, बाकी डाटा, उससे लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, स्पेशली मोटरसाइकिल और चिंची और रिक्शा और छोटी गाड़ियों वालों। ठीक है। अच्छा, आबिद मुसलैरी साहब, आपको लगता है कि हम कभी ये पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं रहे, और कभी शायद हम इस तरफ सोच ही नहीं रहे थे कि हम देखें सिर्फ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, फिर हमने गाड़ियां लेना लोगों के लिए बैंकों से इतनी आसान कर दी, हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं ला सके। हमारे जैसे मुल्कों को तो ये चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा होता, जहाँ पर 10 गाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक बस चल रही होती और उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे होते। हम इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं? इससे हमारे पोल्यूशन के मसाइल भी हल हो रहे होंगे, दीगर जो हमें मसाइल आ रहे हैं कि हमारा जो है पेट्रोल लोगों ने गाड़ियों में डलवाने ही डलवाने, अगर वो कम हो जाएंगी तो शायद हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको कम तो नहीं किया जा सकता है किसी भी सूरत में, कि ये तो इस्तेमाल होनी है। अब देखिए, माजी में मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उसके प्रोजेक्ट शुरू तो किए गए, लेकिन वो स्कैंडलाइज हो गए। अब होता यही है ना कि आपकी जो पॉलिसीज जो हैं जब वो पोलिटिसाइज हो जाती हैं तो बहुत सी अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। तो आप उसको, लाहौर की जो मेट्रो सर्विसेज है, आपके प्रोग्राम्स पे कई दफा बहस हुई होगी कि जी हमें हॉस्पिटल चाहिए या हमें ये मेट्रो बस चाहिए, या पेशावर में या इस्लामाबाद में। तो ये जो मेट्रो सिटीज हैं इसमें मैस ट्रांजिट सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है। गाड़ियां आप जितनी मर्जी बढ़ाती चले जाएं, रोड कंजेशन, पेट्रोलियम का यूजेज, स्मॉग, ये सारी चीजें उसके साथ आएंगी। और यकीनन हमें एक मुनहसिर कौम कुछ चीज़ों पे कंसेंसस करना होगा, और उस कंसेंसस पे ये मास ट्रांजिट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। आबिद मुसलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, इकरा ये भी मामला हुआ कि अच्छा ये चल रही थे ना, अब देखें हमारे प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जी कि ये फ़लाँ गवर्नमेंट का था तो ये तो नाकाम ही होना था, ये फ़लाँ गवर्नमेंट का था मंसूबा तो ये तो नाकाम ही होना था। आपने वो जो फीडर बसें होती हैं ना, जो पहुंचा रही होती हैं लोगों को उस जगह तक, वो बंद कर दी। लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं वहां पर, तो सहूलत को कैसे आप तो ये आवाम की सहूलत के लिए चीजें होती है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आए, जितनी भी गवर्नमेंट्स अगर चेंज हो रही हो, तो उससे ये मंसूबे जिस तरह से होते हैं आवाम के को रिलीफ देने के लिए, इनको बंद नहीं होना चाहिए, इनको बल्कि अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि उनमें ऐड ऑन करते रहें, ताकि आपको भी हो कि जी आपने इसमें ये आके किया, पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया था। इस तरह अगर करके कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। कंपटीशन इस तरह से रखना चाहिए। अब आप देखें कि अगर हम लाहौर कनाल की बात करें तो उसको कितनी दफ़ा उसको बढ़ाया गया है ना, जिस पे बात भी होती थी, दरख्त काटे गए, ये किया गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक ही हमें मिल रही होती है। वहाँ पर आपको उतना ही टाइम लग रहा होता है जितना आज से 10 साल पहले, वो जब कम थी, इससे आदी भी थी, तब लग रहा होता था। तो प्रॉब्लम यही है कि हम गाड़ियों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, ना कि हमारे पास ऐसे मंसूबे नहीं है हमारे पास। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान हम बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की, जो कि हुकूमत गिराने का अज़्म लेकर एक बार फिर से मैदान में इन है। और गुज़श्ता रोज़ PDM का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुआ, और इजलास के दौरान स्टेयरिंग कमेटी की तरफ से पेश की गई तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर भी किया। जी, इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों की तजवीज़ की हिमायत की। इस हवाले से तजावीज़ जो हैं वो 6 दिसंबर के PDM इजलास में दी जाएंगी, और हतमी फ़ैसलों पर जाने के लिए पार्टियां जो हैं वो शूरा मजालिस में मुशावरत भी करेंगी। और PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के बाद दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू भी की है। अच्छा, मीडिया से गुफ्तगू जो हमजा वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका इजलास में कानून साजी को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि चंद घंटों में 33 कवानीन पास करना पार्लिमानी रवायात के साथ मजाक है। सरबरा PDM ने कहा कि आज स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दिया गया है, और कोई पाकिस्तानी शहरी स्टेट बैंक के फैसलों को चैलेंज भी नहीं कर सकता है। हम इन तमाम मामलात को
बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। साथ ही जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है जी कि अगले साल इलेक्शन करवाए जाएँ, इलेक्शन का मुतालबा भी उन्होंने किया। क्या कह रहे थे, आपको वो सुना देते हैं। इजलास ने 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के पूरे अमल को मुस्तरद कर दिया है। मौजूदा कानून साजी के जरिए से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर वार किया गया है। किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस जाली हुकूमत और धांधली की पैदावार हुकूमत के इस धोखे में मत आए। PDM ने फैसला किया है उनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के लिए हम खुद इसके ऊपर आईन और कानून की रोशनी में काम करेंगे और इसका खुद तरीक़ाकार हम मुतय्यन करेंगे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। बात करेंगे हम इस सारे मामले पर। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बड़ा शोर है कि गवर्नमेंट को घर भेज देंगे, हम इलेक्शन जो हैं अगले साल हो जाएं, इस तरह के मुतालबे हैं। लेकिन आप इलेक्शंस को भी देखते रहे हैं, सारे जमहूरी निज़ाम को देखते रहे हैं और काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से देख रहे हैं। जब अपोजिशन संजीदा होती है कि इलेक्शन भी जल्द हो जाएं और हुकूमत को भी घर भेज दिया जाए, क्या अपोजिशन का मोमेंटम यही होता है जो इस वक्त आप PDM का देख रहे हैं? देखेंगे, सियासी जमातों की कंपल्शन होती है कि वो हुकूमत को घर भेजने की और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बातें करते रहें और उसके नतीजे में अपने जो हमायती हैं उनका मोराल भी हाई रखें और मुल्क में जो मुखालिफ सियासी जमात है, बरसख्तदार जमात है, उसके ख़िलाफ़ भी एक मोमेंटम डेवलप करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत को घर भेजने में संजीदा भी हैं और या उनके लिए ये मुफीद भी है। इसलिए कि जिस दिन ये हुकूमत को गिरा लेंगे 5 साल से पहले जी, उस दिन हुकूमत मजलूम बन जाएगी जी, और हुकूमत शहीद भी बन सकती है और वो आवाम की हमदर्दियाँ भी समेट सकती है। तो ये मेरे ख्याल में सियासी तौर पे भी उनके लिए दुनिया और अमली तौर पे भी शायद ये मुमकिन भी ना हो। सही। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की तजवीज़ की हिमायत भी कर दी है। PDM आप नहीं समझते बार बार नाकाम होने के बावजूद ऐसे ऐलानात कर रही है, तो फिर ये शायद सियासी मैदान में सिर्फ नज़र आने के लिए कुछ बयानात सामने आते हैं? इससे एक तो ये बात भी पता चलती है कि PDM के अंदर भी इख्तलाफात, इसके बारे में कंसेंसस नहीं है जी। मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पे भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है कि आप इस्तीफे के बाहर आ जाएं। बिल्कुल, आपके एक फोरम है, आप बजाय इसके कि उस फोरम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और उस तरह से ना करें जिस तरह हाल ही में अपने सेनेट में नैब के लॉ को पास होने के दौरान गायब हो गए थे, बल्कि दानिशमंदी वहाँ मौजूद रहें और कोशिश करें। तो ये इसको इस्तेमाल करें। इस्तीफा देना तो कोई दानिशमंदी नहीं है। आपको इलेक्ट किया गया है कि आप अवाम की नुमाइंदगी करें, वह अवाम की बात करें। आप इस्तीफा दे के आ जाएं तो असल में आप अपने फ़राइज़ से पहलू तय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, गुज़श्ता रोज़ जब मौलाना फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि जी इजलास में ये हुआ और हमने ये फ़ैसले किए हैं, वैसे तो उन्होंने पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था उसके ऊपर सवालात उठाए, उसको चैलेंज करने की बात भी की, लेकिन साथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो भी तकरीबन वही पोजीशन ले रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोजीशन ले रही होती है, लेकिन वो कह रहे थे हम ज़रा बेहतर तरीके से आपको नुमाइंदगी दे रहे होंगे। इस मामले पर थोड़ी सी बैकफुट पर नज़र आ रही थी PDM भी हमें। आप क्या समझते हैं, क्या इस प्रेशर को समझ रहे हैं कि उनके वोट्स हैं इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अब हमें भी थोड़ा सा उनकी तरफ टिल्ट दिखाना चाहिए? मेरे ख्याल में अपोजिशन जो है वो बारहा ऐसी पोजीशनें लेती रही है जिसके बारे में वो खुद भी उनको क्लैरिटी नहीं होती। अब वो क्या बेहतर तरीके से उनको हक देंगे वो बताए ना। जो कानून में तरमीम हुई है उसके मुताबिक तो कोई तरीक़ेकार तो नहीं बताया गया कि कैसे दिया जाएगा जी। उसमें सिर्फ ये हिदायत की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को आइंदा इलेक्शन में वोट देने का सहूलत दी जाए जी। वो कैसे दी जाएगी, क्या वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए होगी, क्या वो पोस्टल बैलेट के जरिए होगी, कानून में इसकी सराहत नहीं की गई। तो अगर इनके पास कोई बेहतर तजवीज़ है तो उनको पेश करनी चाहिए, बल्कि अमेंडमेंट तजवीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वो तो कह रहे हैं हम अपने इजलास जो है अगला उसमें हम लोग तजावीज़ भी पेश करेंगे, लेकिन हम अगर बात करें पीपल्स पार्टी के अहमद बिलाल साहब, तो
पीडीएम में पीपल्स पार्टी के वापसी के इम्कानात आपको कितने नजर आ रहे हैं, और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं होगी पीडीएम में तो पीडीएम थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही होगी हमें? देखिए, ये कमजोर तो नजर आ रही होगी इसमें, क्योंकि जब अपोजिशन इकट्ठी होती है बिल्कुल, तो उसका वजन बढ़ जाता है और फिर तमाम पार्टियों के जो कारकुन होते हैं वो भी उसके अंदर शरीक हो जाते हैं, तो वजन बढ़ जाता है। लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर बिलाकर उसे टूटना होता है इंतखाबात के करीब जाके, उस वक्त फायदा हुआ होता है, उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, ये तो एक वक्त इत्तेहाद है किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए, मसलन हुकूमत हटाने के लिए। अगर बिलफर्ज हुकूमत हट भी जाए तो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर ये बिखर जाएंगे। तो में ये मुनासिब यही है कि अपने अपने जिस पार्टी ने जिस अलायंस में इलेक्शन लड़ना है उसी अलायंस को वो आगे चले। मसलन ये जो बाकी अलायंस है पीडीएम की, ये इकट्ठी हो सकती है, ये एक इत्तेहाद भी हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद ये सारी जमातों का पीएमएलएन शमूल होना मुश्किल है। तो इसलिए मेरा मौजूदा सूरत हाल है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, असेंबली के अंदर और बाहर भी एक दूसरे के खिलाफ बातें ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में इकट्ठा कोई इत्तेहाद बनाना गैर मुनासिब की बात लगती है मुझे। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि हमें ये नज़र आ रहा है अपोजिशन के अंदर एक तरफ से जज्बाती बयानात हैं, कुछ जज्बाती फैसले करने की तरफ कुछ सियासतदान बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो ज़ीरक सियासतदान है वो ये बात कर रहे हैं शायद अंदर से कि हुकूमत को पूरा वक्त दे दें, मामलात इतने बिगड़ चुके हैं मुआशी तौर पर, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगर पूरा वक्त मिल गया तो ज़्यादा मुश्किलात होंगी गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाते हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि बड़ी पार्टीज़ की और जो ज़ीरक सियासतदान हैं जो इस वक्त असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, उनकी राय ये कितनी दुरुस्त है? मेरे ख्याल में असूली तौर पे भी ये बात दुरुस्त है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे मिलने चाहिए। उनको एक मैनिफेस्टो है जिसके ऊपर उन्होंने अमल करके दिखाना है। अभी 3 साल से थोड़े से कुछ महीने ऊपर हुए हैं, उन्हें 5 साल मिलना चाहिए ताकि वो कल को, वरना फिर ये होगा कि अगर उससे पहले वो जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें तो वक्त ही नहीं मिला अपना काम करना। उन्हें पूरा मौका देना चाहिए, और ये हमारे मुल्क में जो सियासी स्टेबिलिटी है जी उसको डिस्टर्ब करेगा अगर आप पहले उनको घर भेजेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्हें काम करने का पूरा मौका दे। इस दौरान अपोजिशन भी अपना पूरा तनकीद करे, एनालिसिस करे, उनके खिलाफ पोजीशन ले, लोगों को कन्विंस करे कि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी करने की कोशिश करे। तो जमहूरियत का तकाजा यही है कि यही काम किया जाए और मौका पूरा मिलना चाहिए उन्हें, मौका पूरा मिलना चाहिए, तसलसल बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके अहमद बिलाल महबूब साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ये बयानात हैं और सिर्फ बातों की हद तक है कि लोग थोड़ा सा हमारे साथ रेलिवेंट रहें, कनेक्टेड रहें, और वैसी कोई तहरीक नज़र नहीं आ रही है, वैसी कोई विश नज़र नहीं आ रही है, मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है कि जी कि हम वाकई हुकूमत को घर भेजने के लिए जा रहे हैं। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद की। तो गैर मामूली कामयाबियों का सफ़र जारी है। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा ब्लड कैंसर की शिकार एक 59 साला खातून का शिफा अस्पताल में कामयाबी के साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। हाँ जी, और जो पाकिस्तान में इस नौइयत का पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। खातून की मुतअद्दिद बार कीमोथेरेपी हुई, इम्यूनोथेरेपी हुई, टारगेटेड स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर और रेडिएशन थेरेपी की गई, जिसकी वजह से दिमाग में 5 मिलीमीटर रसोली बाकी रह गई थी और मखसूस अद्वियात के बाइस दिमागी रसोली का तो सद्देबाब हो गया, ताहम लामुहाला ये अद्वियात खातून के बोन मैरो को नुकसान पहुंचाने का सबब। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर खातून को अगर देखें तो उन्होंने कहा कि खातून का जानवर होना भी मुश्किल होकर रह गया था। बोन मैरो को बचाने के लिए फिर 3 दिन के अंदर खातून के स्टेम सेल पिघलाए गए और उन्हें फिर से एक मरकजी निज़ाम के तहत खून के बहाव में डाला गया। ताहम आहिस्ता आहिस्ता उनका जो स्टेम सेल्स उनके जो थे वो बढ़ते गए और बोन मैरो फिर से बेहतर होने लगा, जिससे खून का जो लेवल था वो भी बढ़ने लगा। हमसा फिर बिल्कुल ऐसी है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर अय्याज मीर का कहना है कि अमेरिका और जर्मनी समेत दुनिया भर में इस नौइयत की दिमागी रसोली के लिए ट्रांसप्लांट करने वाले सिर्फ चंद ही सेंटर्स मौजूद हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम बात करेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर अय्याज मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये कितनी बड़ी कामयाबी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के हवाले से भी हमें बताइएगा, और ये केस जितना हमें समझ आया हमने तो नाजरीन को समझाया, आप जरा बेहतर बता दीजिएगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बोन मैरो में मौजूद वो सीड्स या फुलिये जो पूरे खून की दोबारा तश्कील कर सकते हैं, उनको पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है।
ये पेशेंट के अपने सेल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि इस केस में था, जिसको ऑटोलोगस कहते हैं, और किसी डोनर से भी लिए जा सकते हैं, जिसको एलोजेनिक कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में ये दोनों ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, और इस खास केस में जो ब्रेन ट्यूमर के लिए जो एक लिम्फोमा था उसके लिए जो ट्रांसप्लांट किया गया, ये दुनिया के बहुत कम सेंटर्स में होता है। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये बीमारी रेयर है, दूसरा बड़ी अग्रेसिव डिजीज है, और बहुत सारे मरीज बड़ी जल्दी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो उनको उस फेज से गुजारना, उस ट्यूमर को इतना छोटा करना कि मरीज एलिजिबल हो जाए ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके बाद उनको खास अद्वियात दी जाती हैं। इस केस में इंटरेस्टिंगली जो एक दवाई जो यूज होती है उसको थायोटीपा कहते हैं, वो एक्चुअली कीड़े मार दवाई है। और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं मिलती या बनती, तो बाहर से बड़े महंगे दामों इंपोर्ट करनी पड़ती है। हालांकि उसको बनाना मुश्किल नहीं है, हमने एटम बम बना दिया तो थायोटीपा भी बना सकते हैं। तो इस केस में यानी चैलेंजिंग इतनी टॉक्सिक दवाइयां जब मरीज को देते हैं, एक्चुअली वो उन दवाइयों की वजह से मरीज को हर रोज 3 दफा नहलाना पड़ता है। जो नर्सेज अंदर जाती हैं कमरे के, उनको स्पेशल गाउन्स, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं ताकि उनको उनकी स्किन उससे इफेक्ट ना हो। तो ये अल्लाह ताला का खास करम है कि ये हमारी मरीजा जिनकी जिंदगी की अदरवाइज उम्मीद नहीं थी, अल्लाह ने करम किया और तकरीबन 3 हफ्ते में वो इस प्रोसीजर से रिकवर हो गई। और ये पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ, ये तो हमारे लिए तो एक लैंडमार्क है। हमने तकरीबन 350 ट्रांसप्लांट किए हैं यहाँ इस सेंटर में, और अपनी नौइयत का ये एक मुनफरिद ट्रांसप्लांट था। यकीनन डॉक्टर साहब ये बहुत ही कामयाब तरीन भी रहा है और बड़ी कामयाबी भी हमारे लिए। लेकिन अगर हम बात करें इसके ऊपर कि खर्चा कितना आता है, तो वो हमें थोड़ा बताइएगा कि इसके ऊपर औसतन कितना खर्चा आता है। देखिए, एक एवरेज ट्रांसप्लांट की कॉस्ट पाकिस्तान में 2 से 2.5-3 मिलियन है तकरीबन। इस केस में ट्रांसप्लांट का ये खर्चा तो था ही, लेकिन इसके लिए जो दवाई इंपोर्ट की गई वो तकरीबन 2 मिलियन की आई, और वो बिल्कुल उसकी प्राइस चंद हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट हैं और मोनोपोलीज और डॉलर प्राइस की वजह से, तो ये मैं समझता हूँ कि इस ट्रांसप्लांट के जरिए यानी जो एक पैगाम दुनिया में जाता है कि वो पाकिस्तान कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। टेक्निकली हमारे लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है, हमारे पास ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। लेकिन अद्वियात की फ्राहमी, मैं समझता हूँ कि कैंसर के मरीजों के लिए अगर एक काम करना हो इस मुल्क में, और उसके लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और बल्कि अब तो बर्मा, म्यांमार जैसे मुल्क जो हैं, वहाँ पे कैंसर की अद्वियात बन रही हैं। तो इसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। अगर हम ये एक काम कर लें तो इस मुल्क में कैंसर केयर की कॉस्ट आधी से भी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि प्रॉब्लम आप कहाँ पर देख रहे हैं? हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक तरीके से सेट, और इसके लिए क्योंकि आपने कहा चंद ही सेंटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात कर रहे हो, तो क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या दीगर सेंटर्स के अंदर ट्रेन स्टाफ नहीं है? और ये कितना मुश्किल काम है टेक्नोलॉजी को लेकर आना और स्टाफ को ट्रेन करना? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का सिनेरियो है, पाकिस्तान में 5 से 6 सेंटर बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारे 24 करोड़ के मुल्क में जो डॉक्टर बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं वो 24 से भी कम है। यानी हर 1 करोड़ के लिए तकरीबन 1 डॉक्टर है। तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने का मसला है, और वो हम कर रहे हैं। हमारा अपने यहाँ प्रोग्राम में इस वक्त 2 ट्रेनीज हैं। नर्सिंग केयर इसके लिए बहुत अच्छी चाहिए, स्पेशल सेटअप चाहिए, HEPA फिल्टर्ड रूम्स चाहिए जहाँ पे हवा फिल्टर होती हो। तो एक रिसोर्स इंटेंसिव, लेकिन इसके बावजूद मेरा बिलीफ ये है कि पाकिस्तान में इस प्रोसीजर को हम इस वक्त पाकिस्तान में इस प्रोसीजर की वो 15 से 20 हजार $US है, और यही काम अमेरिका और यूरोप में इससे 10 गुना प्राइस पे होता है। अगर यही ट्रांसप्लांट आप US में करते हैं तो $2 से $3 लाख में होता है। तो हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे मरीजों के लिए पैसे भी ज्यादा हैं। तो अगर हम इसमें अमले को ट्रेन करना, डॉक्टर्स को ट्रेन करना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, खासतौर पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में बहुत सारी जगहों पे इसका मिसयूज भी हो रहा है। बहुत सारे बीमारियों में जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, लेटरल एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की मसल डिस्ट्रॉफीज हैं, उसमें लोगों को होप के तौर पे स्टेम सेल थेरेपी सेल भी की जाती है कि जी आप ये करवाएं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनमें डेटा नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल हैं। तो मैसेज को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना, और लोगों को एजुकेट करना और ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा, ये जो टेक्निक आप लोगों ने यूज़ की, ब्रेन ट्यूमर के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेक्निक को? टेक्निक कॉमनली दूसरे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा जो ब्लड कैंसर्स हैं उनमें यूज की जाती है। उसके अलावा कुछ और ट्यूमर्स में जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, बच्चों में पाइनिलोब्लास्टोमा होता है एक ट्यूमर,
इन सब में ये टेक्निक यूज की जाती है और इसका गोल ये होता है कि मरीज को इतनी हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाए कि उसका ट्यूमर मेल्ट हो जाए, लेकिन उसमें जो कोलैटरल डैमेज मैरो को होता है, जैसा आप शुरू में बता रहे थे, वो उसको रिवर्स करने के लिए फिर स्टेम सेल बैकअप जरूरी होता है, उसके बगैर पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं, आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हमारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। जब हम तालीम और सेहत की बात कर रहे होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट जो है इसी सेक्टर पर करना चाहिए। और ये जब मतलब चंद हज़ार की अद्वियात हैं और हमें इतनी महंगी पड़ रही हैं क्योंकि हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, बेहतरीन टीम्स मौजूद हैं। अगर टेक्नोलॉजी आ जाए यहाँ पर और अद्वियात यहाँ पर हों तो कई आसानियाँ हो जाएंगी आवाम के लिए। इतनी मुश्किलें ना लोगों को उनका सामना ना करना पड़ रहा हो, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हेल्थ सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से उन्होंने बेहतर करना है, कैसे इंप्रूवमेंट इसमें लाई। हम यहाँ पर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब हम सिंध की बात कर रहे होते हैं तो हम परेशान होते हैं कि किस किस मामले का जिक्र किया जाए और क्या क्या बात आपके सामने जो है लाएं कि ये भी मसाइल हैं। सिंध का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है। दुनिया चांद सितारों से आगे पे आगे पहुंच गई है और बातें हो रही हैं, और सिंध के बासी आज भी तालीम, अमन व अमान, ट्रांसपोर्ट, सेहत और दूसरी बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल ताज़ा खबर हमजा ये भी है कि सिंध के जो सरकारी अस्पताल हैं उधर 1200 मरीजों के लिए सिर्फ एक जो बिस्तर है वो दस्तयाब है, और आवाम को सबसे ज़्यादा शिकायत महकमा सेहत सिंध से मुताल्लिक ही हैं। ये इंकशाफ बेसिकली मोहतसिब आला की जो सालाना रिपोर्ट है उसमें हुआ। हाँ जी, और इस रिपोर्ट में महकमा सेहत से मुताल्लिक हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 1782 बुनियादी सेहत के मराकज़ और डिस्पेंसरीज हैं। तिब्बी मराकज़ में 41,082 बिस्तर मौजूद हैं। गुज़श्ता 30 बरसों में 5,790 शिकायत मौसूल भी हुई हैं, जिनमें से 1,784 पर तहकीकात की गई है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी, ना तजुर्बाकार अमले की शिकायत भी आम है, और अस्पतालों में तकर्री और तबादलों पर भी शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। और जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में तिब्बी फुज़ा ठिकाने लगाने का गैर मुनासिब निज़ाम है और फंड्स की अदम फराहमी भी है, और अमले की कमी भी है, मरीजों का बढ़ता बोझ भी है। कई मसाइल हमारे सामने हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारे पास ये जो सेहत कार्ड है इसके अल्टरनेट बड़े बेहतरीन मौजूद हैं, हमारे पास अच्छा निज़ाम मौजूद है, इसलिए हम इस यूनिवर्सल जो हेल्थ कार्ड है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम बात करेंगे इसी सारे मामले के ऊपर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ से कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोहतसिब आला की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की, आपने खुद भी देखी होगी। सिंध में शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात महकमा सेहत से ही हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्तर ही नहीं है अगर कोई मरीज़ चला जाता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जो रिपोर्ट आपने जिसका हवाला दिया है, मेरे पास उसकी तो बहुत सारी डिटेल्स हैं कि हमने सिंध गवर्नमेंट ने इन पर्टिकुलरली पिछले जो 13 साल की है हमारी हुकूमत है उसमें हमने कितने सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लिए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर और सेकेंडरी हेल्थ केयर, और ऑफ कोर्स उसमें फिर आपकी टर्शरी हेल्थ केयर भी आती है। तो शिकायत का होना, मैं उस बात को निगेट नहीं करता कि शिकायत नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से आई बिलीव कि मैं इस रिपोर्ट के ऊपर तो इतना ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने तौर पर ये बता सकता हूँ कि हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं फ्रॉम कराची के जो बड़े आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनसे लेकर आपकी जो सिंध का जो बॉर्डर है कश्मीर या मीरपुर माथेलो, वहाँ तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हैं उसमें आपके पास बहुत सारा हॉस्पिटल्स की जो है वो न सिर्फ अस्पतालें बनाई गई हैं, लेकिन उसमें HR को भी एड्रेस किया गया है, उसमें आपकी मेडिसिन्स को भी एड्रेस किया गया है, और उसी तरह से उसमें जो फैसिलिटीज़, अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, लेबॉरेटरीज़ हैं, उनको जो है वो इस तरह से एड्रेस किया गया है। तो ये जैसे आपने कहा कि शिकायतें होना वो बिल्कुल हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगी, लेकिन हमने अपने तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इनिशिएटिव्स हैं, आप अगर खुद चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे
जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें खुद जाकर आप चेक करें, और उसके अंदर अस्पतालों में दवाओं से लेकर आपकी मेजर इंटरवेंशन सर्जरीज हैं, आपकी जो मेडिकल नॉर्मल केयर है उसमें हमने बहुत कोशिश की है कि जो है वो उसको बेहतर इम्प्रूव किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अगर ये बात अगर इस तरह से होती कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में कमी है तो आपके पास जिस तरह से लोग हमारे NICVDs में या हमारे साइबर नाइफ या गामा नाइफ या इवन हमारे लिवर ट्रांसप्लांट के जो इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ पर जो है वो कासिम सुमरो साहब, लेकिन अगर हम बात करें अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी, ना तजुर्बाकार अमले, अस्पतालों में तकर्री और तबादले पर भी शिकायत आम है, इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जा रहा है? दवाइयों का कोई मसला नहीं है हमारे पास। हमने लोकल परचेज के लिए भी MSS को फंड्स जारी करते हैं और फिर हमारे सेंटर परचेज भी होती है, तो दवाइयों का कोई मसला नहीं है। कोई एक आध जगह पर किसी जगह पर कोई इस तरह की शिकायत डेवलप हुई है तो उसको भी अगर हमारे पास कहीं से भी रिपोर्ट आती है, कहीं बहुत सारे अब तो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें लोग एकदम से जो है ना वो इस किस्म की बात को लिख भी देते हैं और हमें वो बात पहुंच भी जाती है, तो वी कीप ऑन रेगुलर बेसिस पे उसके साथ उसके ऊपर हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है ना उस पर मॉनिटर करते रहते हैं। और हम खुद भी हमें भी जो सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से कोई खबर आती है तो हम उस पे जो है वो पूरा एक्शन लेते हैं। और इसी तरह से जो आप इस तरह ह्यूमन रिसोर्स की बात की, तो हमने ह्यूमन रिसोर्स की हर जगह पर अब कम्युनिटी मिडवाइफ के सेंटर्स, इवन मिट्टी तक जो कम्युनिटी मिडवाइफ के हमने सेंटर्स बनाए ह्यूमन रिसोर्स को इक्विप करने के लिए, ट्रेनिंग्स उनकी बारहा होती हैं, हम फॉरेन से भी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके वहाँ से सर्जन या डॉक्टर्स बुला के भी यहाँ उनको जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ जो है वो कुछ इदारों को हमने लिंक किया है ताकि उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्ड हो सके। तो ये जनरली अगर कोई कहीं पर किसी ने कोई डॉक्टर अपनी जो है वो ड्यूटी के ऊपर नहीं आता या किसी किस्म का कोई इशू है तो उसको भी हमने एड्रेस किया है। अगर उनकी ज़्यादा जो है वो उसकी कारकर्दगी अगर अच्छी नहीं है तो उसको हमने जो शोकाजेस भी दिए हैं, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी है और उनको बहुत सारे लोगों को जो है वो हमें जॉब से टर्मिनेट भी किया फॉर दीज रीजंस। लेकिन हैविंग सेड के फिर भी अगर कहीं कोई कमी बताई हुई है तो उसको भी हम इम्प्रूव इंशाल्लाह कर उसको भी आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है कासिम सुमरो साहब, लिखना ये है कि 1200 मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में सिर्फ एक बिस्तर मौजूद है। इस हवाले से आप कमेंट कर दीजिए कि ये सिर्फ एक बिस्तर कैसे 1200 लोगों को अगर मरीज हैं तो उनके लिए एक है, तो ये कैसे आपने बेहतर इकदाम किए हैं? आपके दावे एक तरफ, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की जब बात हो रही होती है उस वक्त आप दावा करते हैं हमारे पास बेहतर अल्टरनेट मौजूद है। आप इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? इसमें क्या रुकावट है? देखिए रुकावटों की बात नहीं है। हमने जैसे आपको कहा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी हमारे पास जो हमारी अपनी कैपेसिटी है हम उसको एनहांस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर का जो निज़ाम है वो प्राइमरी हेल्थ केयर को हम इंटीग्रेट हमने किया हुआ है। हमने हेल्थ केयर को जहाँ पर भी हमारी जो फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उससे लेकर फिर आपका बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर आपका रूरल हेल्थ सेंटर्स, फिर आपकी तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फिर इस तरह से आपकी जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स, उनको हमने इंटीग्रेट भी किया आपस में और एक उनकी सिंक्रोनाइजेशन बनाई है ताकि एक पेशेंट जो है वो अगर खुदा ना खास्ता कहीं से भी आता है तो उसको अगर किसी बड़े हॉस्पिटल तक जाता है उसकी इंटीग्रेशन सिस्टम में मौजूद है। तो हम अपने सिस्टम के अंदर जब हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हर साल हम 10-15% उसमें पर एनम इजाफा भी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। तो हम वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो हम तो बहुत फिर अगर ये वो वहाँ पर निज़ाम इतना कामयाब है तो फिर हमारे पास उनके पेशेंट्स क्यों आते हैं? बहुत सारे ऐसे मैं मिसालें दे सकता हूँ, मेरे पास तो वो नाम भी हैं, लेकिन अब इन जगहों पर उन पेशेंट्स के नाम देना या दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात हेल्थ सिस्टम की सिंध के, तो उसमें मजीद बेहतरी के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, किन किन पर काम हो रहा है? देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने जो आपकी टर्शरी केयर की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो तो ऑलरेडी
उसमें बहुत एडवांस तरीन जो है ना सर्जरीज हो रही हैं, एडवांस तरीन ट्रीटमेंट्स में, जैसे आपको कहा गामा नाइक, साइबर नाइक, NICBD के अंदर बच्चों के लिए अलग से जो है वो ICUs और न्यूनेटल की जो ICUs हैं, प्लस हम प्राइमरी हेल्थ केयर में अब हम 1000 डेज प्लस प्रोग्राम जो है ना वो हमने लॉन्च किया हुआ है। फिर हम जो है वो उसमें एक हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ है, उसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, जिसमें हम उन जो खातून प्रेग्नेंट होगी उसको हम एक स्टाइपेंड भी देंगे, एक किस्म का रेम्यूनेट भी करेंगे ताकि वो अपने बच्चों की न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर सके। ठीक है। तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम ऑलरेडी इन अ पाइपलाइन, जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, जिनके ऊपर काम हो रहा है, जो कुछ ऐसे जो है पायलट करके हमने एग्जीक्यूशन में भी उस फेज पे हैं। तो जहाँ पर हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर को हमने क्लस्टर किया हुआ है, हमने डिस्पेंसरीज और BHUs को हमने क्लस्टर किया हुआ है, इस तरह से हमने RHs को उस क्लस्टर के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो दिस इज, और फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ये बहुत बड़ा जो हमारे वज़ीर आला साहब हमारी लीडरशिप की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, जो जिसको दुनिया मानती है, जो एशिया में 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसमें हम हेल्थ फैसिलिटी जैसे हमारे पास जना में भी इस तरह की। ठीक है कासिम टोडर साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन हेल्थ के निज़ाम को अगर हम देखें, लोगों की शिकायत को देखें, तो उनको इक्का दुक्का नहीं कहा जा सकता है कि ये इक्का दुक्का जो है ये शिकायत है। हम अपने सेहत के निज़ाम को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर 1200 मरीज़ों के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है सरकारी अस्पतालों के अंदर, सिंध की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये इक्का दुक्का मसाइल नहीं। लेकिन जिस तरह से सहूलियात का बता रहे हैं, अगर इतनी सहूलियत हो तो फिर इतनी ज़्यादा शिकायत मौसूल ही ना हो रही हो। हम चाहते हैं कि सिंध में जो हेल्थ सिस्टम है वो भी बेहतर हो, और ताकि जो अवाम है, जो शहरी है, वो जहाँ जा रहे हो, फिर उनको इस तरह की शिकायत का सामना भी ना करना पड़ रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जवानों या नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये वो यूथ है जिसका एक बड़ा हिस्सा कंप्यूटर और उससे मुतल्लिका चीज़ों से खासी हद तक अब वाकिफ़ और आगाह है। बिल्कुल, तिजारत में हम देखें तो नई नई जहतें, नए नए जाविये और नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ई कॉमर्स इन सब का अहाता करती है। लोगों खुसूसी तौर पर यूथ को फ्रीलांसिंग और इसमें ई कॉमर्स की जानिब राग़िब किया जाए तो इक़्तिसादी इस्तेहकाम पाकिस्तान और उसके अवाम का जो ये अवाम का मुकद्दर बन सकती हैं चीज़ें जो हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इस बात का इदराक, ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत वक्त को भी होता चला जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेफ्टा ने हुकूमत पंजाब के इश्तराक से दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन की अगर हम बात करें, वहाँ पर ई कॉमर्स और जदीद स्किल्स की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करने के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है, जिसका आज आखिरी दिन है। कल पहला रोज़ था, दूसरा और आखिरी रोज़ है। ये बहुत ही एक खुशाइन चीज़ है कि इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, और इसका मकसद स्टार्टअप्स और बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबत को कायम करना है। वर्ल्ड बैंक अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑफिशियल्स भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। अच्छा, जबकि इसके अंदर खुशाइन बात क्या है कि पाकिस्तानी नौजवानों की नुमाइंदगी पाकिस्तानी नौजवान ही कर रहा है। मतलब बतौर पैनलिस्ट ई कॉमरेड्स के CEO और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज अहमद से जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस पे करवाई गई है, ताकि कोई किताबी बात ना हो रही हो, बल्कि एक्सपर्ट राय दुनिया के सामने पेश की जाए। ये ऑफिशियल्स मौजूद है वहाँ पर, उनको बताया जाए प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं एग्जैक्टली कि इस शोबे से मुंसलिक नौजवानों के हकीकी चैलेंजेस क्या हैं, बैनुल-अक़वामी ताउन पर बेहतर अंदाज में रोशनी भी इस पे डाली जा सके, ताकि और पता लग सके कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। और अगर यहाँ पर इस तरीके के वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कुछ किया जा रहा होगा तो यकीनन पाकिस्तानी नौजवान बेहतर परफॉर्म करता हुआ पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं कि पोटेंशियल के बाद अगर हमारे सारी सहूलियात और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो फिर जो हमारे नौजवान हैं वो फिर बहुत आगे बढ़े, वो यहाँ एक जगह पे नहीं रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह उसकी उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ CEO ई कॉमरेड्स हाफिज अहमद साहब इस वक्त दुबई से ही मौजूद हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको वैसे तो मुबारक हो कि आपने नौजवानों को वहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, ख़ासतौर पर वर्ल्ड बैंक और ADB के जब ऑफिशियल्स वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आपके साथ पैनल के अंदर मौजूद थे। ई कॉमर्स कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उसके हवाले से आपने क्या उनको पैगाम दिया है, क्या चैलेंजेस हैं, कितना पोटेंशियल है, ये आपने उनको किस तरीके से बताया और उनके क्या तासुरात थे? वालेकुम सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारी नेशन, क्योंकि अभी तक हम उनको उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाए हैं। लोग अभी भी समझते हैं कि इंटरनेट में शायद फ्रॉड होता है, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है। पंजाब गवर्नमेंट और टेफ्टा ने बहुत बड़ा कदम उठाया। ये मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अली सलमान साहब जो चेयरपर्सन है टेफ्टा के, और मियां असलम इकबाल साहब जो मिनिस्टर है कॉमर्स के। उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मुनक्किद किया। इसमें जब वर्ल्ड बैंक और ADB के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ बेसिकली जो काम कर रहा है टेफ्टा,
वो ये कि वो लोग फंडिंग करेंगे और पंजाब के अंदर स्किल डेवलपमेंट को फरोग दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये था। और उसके अंदर अब देखें, अब वो दौर नहीं है कि आप कहें कि जी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसे बैंक्स आ रहे हैं आपको फंडिंग करने के लिए कि आप आए, निकलें, काम करें। तो ये इतने बड़े लेवल पे इस तरह से नहीं होता कि एक चीज एग्जिस्ट ना करती हो और उसको वो लोग करें। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। हमने उसमें कुछ इश्यूज थे पाकिस्तानी नौजवानों के, जिस तरह उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन से मसाइल और उनका हल क्या है। तो उनमें पहला मसला हमने पेमेंट गेटवे का रेस किया उनके साथ कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। तो इस पे हमें बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं भी ऑन एयर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी एक बड़ा अच्छा पेमेंट गेटवे पंजाब गवर्नमेंट जो है टैप्टा वो लेके आने वाली है। फ्रीलांसर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सब। लेकिन जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन है उसकी कारकर्दगी आपको कैसे लगी? क्या उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नजर आया? जी बिल्कुल, हमने कुछ और पवेलियन पे विजिट किए, यूके कभी, कनाडा कभी, इंडोनेशिया वगैरह कभी। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं देखने, पाकिस्तानी पवेलियन इज द बेस्ट पवेलियन। अच्छा, उसमें जिस तरह हमारे कल्चर को उजागर किया जा रहा है, हमारी सकाफत दिखाई जा रही है, बहुत जबरदस्त इवेंट हो रहा है। ठीक है, आप गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना देख रहे हैं? क्योंकि हाफिज साहब, जब बात यही हम भी आपस में कर रहे थे कि यहाँ पर कोई किताबी बात करने के लिए किसी को नहीं भेजा गया। ये बड़ा क्रेडिट है गवर्नमेंट का कि आप किसी एक्सपर्ट को, किसी नौजवान को ही भेज रहे हैं कि वहाँ पर जाकर डिस्कस करें, इस पैनल का हिस्सा बने और बताएं दुनिया को कि जी कि ये हमारा टैलेंट है, ये चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट को इदराक कितना है ई कॉमर्स के हवाले से और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें? देखिए हमजा भाई, गवर्नमेंट को इसका इतराक है तो वो ये इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छी खासी कॉस्ट आती है कोई भी इवेंट करने की। अब टैफ्टा को अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो मल्टी कोर्सेज वो दे रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं उसके अंदर। फेसबुक का भी है, उसके अंदर अमेज़न का भी है, ईबे, शॉपिफाई, एटसी। यहाँ पे जो एक मेन बात हुई थी ना, पहले जो हमारे पैनलिस्ट बाकी लोग भी बात कर रहे थे कि एक वो दौर था जब पाकिस्तान से लेबर एक्सपोर्ट होती थी, स्किल लेबर। अभी वो जमाना नहीं है, अब डिजिटल दुनिया हो चुकी है। अब आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर का काम लेंगे, वो लोग आपको आउटसोर्स करेंगे और आप यहाँ बैठ के काम करेंगे। तो इसमें टैफ्टा बड़े बेहतरीन काम कर रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आ रहा है। हमने भी टैफ्टा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में पहले भी काम किया, आगे भी कर रहे हैं, कि मल्टीपल स्किल्स लोगों को सिखा रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा सीरियसनेस और क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है, रिसोर्सेज लगा रही है, नौजवानों के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइएगा कि हम तो चाहते हैं कि ये मोमेंटम बरकरार रखें, तो दुबई एक्सपो के बाद भी ये चीज़ें अगर बरकरार रखनी पड़ती हैं या रखी जाएँ, तो हुकूमत को सरमायाकारों को माइल करने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है? अच्छा, एक तो इसके अंदर ये है कि एक्सपो के बाद भी इंशाल्लाह ये इसलिए रहेगा कि टैफ्टा के साथ ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और एडीबी जो है वो ऑन बोर्ड आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये अगले 2, 4 या 6 महीने में होगा। आपको पता है, जब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी काम आप करते हैं तो वो कई सालों पे मुहित होता है। तो इंशाल्लाह अगले 3 से 5 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी हम फ्रीलांसिंग में 4थे नंबर पे, तो इंशाल्लाह हमें 2nd नंबर पे, क्योंकि आबादी के लिहाज से और फ्रीलांसिंग के हिसाब से, अगर हम फ्रीलांसिंग की आबादी के हिसाब से बात करें तो यूएस टॉप पे जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह उसको बीट या उसके करीब एटलीस्ट पहुंच सकते हैं अगले 3 से 5 साल के अंदर। ठीक है। आप सब ये भी बता दीजिएगा, वैसे हम वज़ीर आईटी का जिक्र करते रहते हैं, वो आईटी के शोबे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो कारकर्दगी है उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। इससे जो आपका पूरा हमने देखा कि ये कॉन्फ्रेंस थी या ये जिस तरीके से मुनाकिद की गई, मियां असलम इकबाल जो हैं उनके हवाले से देख रहे थे कि कॉमर्स के वज़ीर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं कि वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर इस तरीके के नौजवानों के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे मौके पैदा कर दिए जाएंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगले चंद सालों में 4थे नंबर से हम 2 या पहले नंबर पे आ जाएं। जी बिल्कुल, मेरी उनसे कल बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है मियां असलम इकबाल साहब से, और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि वो खुद भी विजनरी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप देखें कि हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता था कि एक मिनिस्टर जो है वो 2-3 दिन सारा दिन पवेलियन में रहे, लोगों से 1-to-1 मुलाकातें करे, उनसे आइडियाज़ ले कि हमने क्या करना है। डिफरेंट पॉलिसीज़ पे हमारी डिस्कशन हुई हैं, कुछ नए कोर्सेज पे हमारी डिस्कशन हुई हैं, जो कि इंशाल्लाह करीब टैफ्टा के थ्रू हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है। आप सब फ्यूचर क्या देख रहे हैं, हम कहाँ पर फ्यूचर देखें, और जो नौजवान आपको सुन रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स की फील्ड से वाबस्ता हैं, वो क्या उम्मीद रखें कि हालात बेहतर ही होते जाएंगे? हालात यकीनन बेहतर होंगे। सबसे पहले यह है कि आपको इस माइंडसेट से निकलना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस कोई फ्रॉड है।
हमारे यहाँ आप देखें, अगर हम एक अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं, अब वो दौर नहीं है कि आप बड़ी बड़ी फाइल्स लेके, बड़ी बड़ी अलमारियां हो उसमें आपके कागज पड़े हो। अब तो अकाउंटेंट आपका दुनिया में कहीं भी बैठ के क्विक बुक्स के थ्रू आपके अकाउंट हैंडल कर रहा है। यूके की कंपनीज है, उनके अकाउंटेंट नाइजीरिया में बैठे हैं, कोई नाइजीरिया वाला उसका अकाउंटेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इसलिए फ्यूचर है ही डिजिटल का। तो हमारे यहाँ इस अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग उसी 9 to 5 की लूप में फंसे हुए हैं। एक अकाउंटेंट है, वो 40-50 हजार तक अगर पहुंच गया, 60,000 तक, तो वो उसी में, उसको ये नहीं पता कि अगर वो यही काम क्विक बुक्स के थ्रू ऑनलाइन आके करेगा, ऑनलाइन अपने क्लाइंट पकड़ेगा, तो घर बैठ के कंफर्ट जोन में कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे जो मेन चीज है वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा। इस जॉब माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। जॉब माइंडसेट से निकलेंगे तो डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए बहुत सारे मौके यहाँ पे अर्निंग करने। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपने अवेयरनेस की बात की, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? किस तरह से अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जाए ताकि लोग जो है जो कि आना चाह रहे हों फिर वो इसमें आ सकें? गवर्नमेंट ऑलरेडी ये जो काम कर रही है, जिस तरह भी यहाँ कॉन्फ्रेंस करवाई उन्होंने, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इसके अलावा पंजाब में भी, जैसे मैंने बताया, कि मल्टीपल कोर्सेज नए आने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा। तो गवर्नमेंट तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी, हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट का काम है हमें सिर्फ रास्ता दिखाना। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन और थोड़ा सा ये आप दुरुस्त कह रहे हैं अफसर, लेकिन इकरा एक स्टोरी अभी शेयर कर रही थी, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने भी रखें कि दुबई में कोई इनके जानने वाले हैं, बच्चा है, और वो बच्चा स्कूल में है, शायद प्राइमरी का स्टूडेंट है, वो अगर शेयर करें तो बेहतर। वो प्ले ग्रुप का है, तो उसमें ये है कि जैसे दुबई में उन्होंने ये किया है कि छोटे से बच्चों को, उनके लिए उन्होंने एक सेशन रखा है कि किड्स एंटरप्राइजेस के तौर पर, कि वो बच्चे जो हैं वो जाए वहाँ पर और फिर वो जो है वो उनको अभी से स्किल्स जो हैं वो उनको मिल रही हो। और उन्होंने कहा कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न थिंकिंग स्किल्स जो हैं। तो इसके बारे में आप फिर क्या कहेंगे कि हम लोग तो मैट्रिक और टेक की बात करते हैं कि मैट्रिक की हमारी सोच मैट्रिक से कि वहाँ से हम आगे जाएं, हालांकि वो चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चे को इसकी तरफ लेके आ जाए, क्योंकि उसमें उस टाइम सीखने की जो है वो रफ्तार ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अंदर यही है कि हमें, हमारा इसमें तालीमी निज़ाम अभी बहुत पीछे है दुनिया से। आप बिल्कुल ठीक बात करें। यहाँ पे यूरोप में आप देख लें, बच्चों को शुरू से ही साइंटिफिक तरीकों से उनसे डिफरेंट काम करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ इंजीनियर्स लैब में पहुंच के जो काम कर रहे हैं वो वहाँ स्कूल में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें बना रहे होते हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से पीछे है। इस हवाले से हमें भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अभी हम देखें कि जो कुछ हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा, अलजबरा हमने पढ़ा, वो हमारा कहाँ पे काम आ रहा है, और बहुत सारी चीजें। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो होना ये चाहिए कि डिफरेंट जो स्किल सेट है वो स्कूल लेवल से ही सेट हो जाने चाहिए कि कौन सा बच्चा किस लाइन में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और पाकिस्तान की अपनी नुमाइंदगी की तो पाकिस्तानी पवेलियन में, और बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है खासतौर पे इकरा की ये जो बात थी, ये बहुत मुझे अच्छी भी लगी और सबको अच्छी लगी कि बच्चों को बचपन से बताना शुरू करें कि बिजनेस कोई चीज़ होती है और आप वो कर सकते हैं। तभी से सीखना शुरू करें कि हमने वो, ये उनका जहन ना बने कि भाई हमने नौकरी करनी है, बल्कि वो नौकरी देने वाले बन रहे हो। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और एक मुस्कुराहट पर कोई खर्चा नहीं आता है, और अगर दान सफ़ेद हो तो हंसी भी जगमगा जाती है। फिर दान सफ़ेद हो ना तो फिर एक मुस्कुराहट नहीं, फिर लोग कई मुस्कुराहटें जो है ना वो बांट रहे हो, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, मुस्कुराते ही रहते हैं और हमारी तरह। ये क्योंकि आप कैमरे में देख नहीं ना सकते, इसलिए ये इकरा कह रही है। चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिलकश और हसीन मुस्कुराहट खूबसूरत दांतों की ही मरहून मिन्नत होती है। इसलिए दांतों की सफाई और खूबसूरती का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें वैसे ये नहीं पता, जो 2-3 चीज़ें हमने आज देखनी है कि ठंडा गर्म हम सारा सब का मसला हो जाता है ना, और हम कहते हैं क्योंकि उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है, तो शायद ये नॉर्मल है। हाँ, अब ये नॉर्मल है या नहीं है, आज हमने इस पे बात करनी है। और अभी हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो टूथपेस्ट के ऊपर बात हो रही थी कि कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो भी हमें नहीं पता कि कौन सी इस्तेमाल और कब कब करनी चाहिए, और वो कब तक इस्तेमाल करनी चाहिए ये भी हमें नहीं पता होता। खैर, ज़्यादातर देखा गया कि लोग जो हैं वो दांतों के मसाइल और बीमारियों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते हैं। हालांकि दांतों में पैदा होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो कई खतरात की अलामत भी होती है। जैसे कि डेंटिस्ट हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दांतों में जो छुपी बाज़ बीमारी होती है वो सिर्फ दांतों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये दिल के अमराज और ज़ियाबतीस और कैंसर जैसी बीमारियों भी सबब बनती हैं। अब इकरा हमें डरा रही है, लेकिन ये बात दुरुस्त है, तो फिर दुरुस्त है, हम क्या कर सकते हैं। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि दांतों में छुपी बीमारियां जो है पहचानना मुश्किल है, ताहम माहिरीन कहते हैं कि दांतों की बीमारियों की अलामात जो हैं वो इंतहाई आसान हैं। जैसे मसूड़ों में सूजन हो जाए, उनसे खून बहना शुरू हो जाए,
टूथब्रश करते वक्त हमेशा खून बहना जो है ये मसले की निशानी है, और टूथब्रश कैसे करना है अच्छा, वैसे हमें ये भी नहीं एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं पता होता टूथब्रश करना कैसे और कितनी देर तक करना, ये भी नहीं होता। तो हम ये सारी कब करना है, जितने क्वेश्चंस हैं ना हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे व्यूअर्स के साथ हमारे भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता सही तरह से। खैर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा नायाब, डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो हमें बताएं, जिस तरह से ठंडा गर्म की हमजा भी बात करते हैं कि हर कोई कहता है अच्छा आपको भी ठंडा गर्म है, अच्छा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है या नहीं है? अच्छा ऐसे है कि नहीं, कोई ना कोई पीछे रीज़न है ठंडा गर्म लगने की, तो वो डायग्नोज करना होता है कि क्या रीज़न है। सबसे जो कॉमन रीज़न है वो होता है कि प्लाक डिपॉजिट, यानी कि जब खाने के पार्टिकल्स दांतों की सरफेसेस पे लग जाते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक अगर वहाँ पे वो फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट रहते हैं तो वो एक हार्ड लेयर बना देते हैं प्लाक की, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। अच्छा, सो उसकी वजह से मसूड़े और जो हड्डी होती है दांतों की वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, नीचे से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से दांतों में ठंडा गर्म लगने की कंप्लेन आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि पहले तो कॉज मैंने आपको बताया कि देखनी पड़ेगी कि क्या कॉज है। अगर तो कैलकुलस है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। वैसे भी रिकमेंड है कि 6 to 8 मंथ्स के बाद या मैक्सिमम 12 मंथ्स के बाद स्केलिंग करवानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ी मिथ है कि स्केलिंग करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहती हूँ कि अगर एक रूम है, ये कोई जगह है गंदी, ठीक है, अगर आप उसको साफ करवाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है ना। सेम इसी तरह आपके दांतों की अगर गंदे हैं उनको साफ करवाने में नुकसान नहीं होता। वो जो मसूड़े और हड्डी नीचे चले जाते हैं जिन्होंने दांतों को ग्रिप दी होती है, वो साफ करने से कुछ टाइम में हील होकर वापस ऊपर आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग ये भी मेरे जिनसे मेरी बातचीत भी एक्सपीरियंस जिनका मैं पूछ रही होती कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दांतों के हवाले से कि आपने स्केलिंग वगैरह कराई उसके बाद, तो वो कहते हैं स्केलिंग कराने से हमारे 1-2 दांतों में पहले ठंडा रहता है, अब सारे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा होता है ना। तो ये क्यों हो रहा होता है? फिर वो ये भी कह रहे थे कि अगर एक दफ़ा आप अपने दांतों को छुड़वा लें फिर आपको बार बार जाना ही पड़ता है डेंटिस्ट के पास। ठीक है, ऐसा होता है कि वो एक लेयर, हार्ड लेयर ऊपर डिपॉजिट हुई होती है, आपको सेंसिटिविटी नहीं हो रही होती है ऐसा बहुत ज़्यादा। जब हम वो रिमूव कर देते हैं तो वो डेंटिन ज़्यादा एक्सपोज होती है। जब तक हीलिंग नहीं हो जाती, 10-15 दिन लगते हैं हीलिंग में, जब तक हीलिंग नहीं हो जाती तब तक आपको ठंडा गर्म लगेगा। तो आपने जो आपको पेस्ट, माउथ वॉश, मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपने उसको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को, फिर बेनिफिट होता है ना। अच्छा ठीक है, पूरा पैकेज लेना है आपने। अच्छा, स्केलिंग के क्या एक ही सेशन है, मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, कितना दौरानिया होता है? हमारे लोगों के पास जो है वक्त भी तो नहीं होता ना कि यार इतना टाइम ही नहीं है कि डॉक्टर्स के पास। वैसे तो ये सिंगल विजिट में हो जाती है स्केलिंग पॉलिशिंग, बट इट्स बेटर कि आप उसको मल्टीपल 2 या 3 विजिट्स में करवाएं। अच्छा। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोगों के बहुत ज्यादा जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़े सूजे हुए होते हैं, ठीक है, अगर उनकी राइट साइड हमने कर दी है ताकि वो लेफ्ट साइड से खाना खा सके, नेक्स्ट विजिट में लेफ्ट साइड कर देते हैं। और जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है तो हम पॉलिशिंग को अवॉइड करते हैं, उसको 3rd विजिट पे रख देते हैं। इट्स बेटर कि आप उसको मल्टीपल विजिट्स में करवाएं, वरना सिंगल विजिट भी हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब हम लोगों को ये भी नहीं पता था हमने ब्रश करना कैसे है और कितनी देर तक करना है कि प्लाक जो है वो जमा ही ना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? और खाना खाने से पहले करना है या बाद में करना है? हम खाना खाने से पहले करते हैं। अच्छा, सुबह जब आप उठते हैं तो पहले तो अच्छे से बस कुल्ली कर लें, रिंस, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना है सुबह में, और रात को सोने से पहले, जब आपने रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं। क्योंकि कहते हैं ना रात में आप अपने लिए ब्रश करते हो और दिन में आप दूसरों के लिए ब्रश करते हो। सही है। अच्छा ठीक है, और साथ अब ये भी हमारा पहले मसला डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों को यह है कि हमारे जो दांत हैं वो खूबसूरत नज़र आने चाहिए, सफ़ेद नज़र आने चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं हमारे पास, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, दांत वैसे ओरिजिनल जो है थोड़े से येलोइश शेड में होते हैं थोड़े से, ठीक है। उसके अलावा होम रेमेडीज मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आप घर में देसी टोटके करते हैं कुछ भी तो आपके गम्स पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है या जलन हो जाती है कुछ भी, तो वो आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आपको टीथ वाइटनिंग करवानी है तो प्रॉपर किसी डेंटिस्ट के पास जाके करवाएं, ताकि आपके जो पहले स्केलिंग पॉलिशिंग होने वाली है वो करें, उसके बाद वो वाइटनिंग करें। तो ये कितनी करवानी पड़ती है और कितने अरसे बाद फिर से हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा होगा? क्योंकि लोग यही कहते हैं एक दफ़ा चले जाओ भाई, फिर तो बार बार जाना इसका ये है कि अगर आप एक दफ़ा चले जाते हैं, बहुत सारे लोग तब तक डेंटिस्ट के पास नहीं आते जब तक उन्हें पेन नहीं होती, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या क्या इश्यूज है। आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपको बताते हैं कि ये आपके ट्रीटमेंट होने वाले हैं, इसीलिए लोग कहते हैं हम डेंटिस्ट के पास एक दांत लेके गए थे और सारे बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर होता है कि भाई एक साइड पे हमें ठंडा गर्म लगा था तो उन्होंने सारों को ही मसला बता दिया कि सारों में ये मसला होता है। खैर हमें आपने ये बताना है कि ब्रश हमने किस टेक्निक से करना है और कितनी देर तक करना है। ठीक है, ठीक है, ये मॉडल भी आप लाई हुई हैं तो इससे हमें ज़रा आसानी हो जाएगी।
अच्छा, आपने गम्स और दांतों के साथ 45 के एंगल पे रखना है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। हर सर्फेस पे आप 15 to 20 तक काउंट करते जाएं, और ऐसे जब सारे आपने बाहर वाली साइड पे कर लिए, फिर अंदर वाली साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है कि 45 के एंगल पे रखना है और इस तरह से। और जो ये सर्फेसेस होती है इस पे ऐसे सर्कुलर, ठीक है। तो आपने ये तकरीबन हर जगह पे 15 to 20 तक गिरना है, यानी कि 1-1.5 मिनट आपने ब्रश करना है। बट ब्रश से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्लॉस कर ले। फ्लॉस इस तरह से भी मिलती है, टूथपिक फॉर्म में और थ्रेड की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो वो ये है कि दांतों के दरमियान में जो है ना, हर दांत के दरमियान में आपने पहले फ्लॉस करना होता है और फिर ब्रश, और फिर जो भी आपका नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश है आप वो एक दफ़ा कर लें। तो फिर आपको खुद खाली ब्रशिंग से दांतों की सफाई नहीं होती जब तक आप फ्लॉस नहीं करते, क्योंकि खाने के कुछ पार्टिकल्स ऐसी सरफेस पे जम जाते हैं जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता। अच्छा, इसमें थ्रेड है और ये हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि हर खाने के बाद, और अक्सर औकात हम उनको देख रहे होते हैं जिसको हम मतलब कि माचिस की तीली लेकर भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं, और वैसे भी टूथपिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो कुछ खतरनाक है या क्या? बिल्कुल, अगर वो आपको नहीं पता, गम्स पे लग जाता है या कुछ, तो ब्लीडिंग आपको वहाँ पे इंजरी हो सकती है। सो ये नहीं यूज करना चाहिए। फ्लॉस प्रॉपर अगर आप एक दफा दिन में कर लेते हैं ना, और वो भी आराम से, कुछ लोग बहुत जोर से करते हैं कि उनके गम्स पे लग जाता है, तो अगर आप एक दफा कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। आपने नॉन मेडिकेटेड अभी कहा था कि माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, ये आपने पहले भी जब हम ब्रेक में थे तो इन्होंने जिक्र किया था। टूथपेस्ट के साथ और माउथ वॉश के साथ जरा हमें बता दीजिएगा कि वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी मर्जी से जब हम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, ठीक है। एक तो ये कि जब तक आपको कोई डेंटिस्ट रिकमेंड नहीं करे, आपने सिंपल पेस्ट यूज करनी है, सिंपल माउथ वॉश यूज करने हैं, ठीक है, कोई भी नॉन मेडिकेटेड। सिंपल वो है जो नॉन मेडिकेटेड है जी, जो आपको डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। कोई भी मेडिकेटेड है वो आप सिर्फ उस 15 to 20 डेज के ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप मेडिकेटेड माउथ वॉश या पेस्ट यूज करेंगे तो वो आपके दांतों पे स्टेनिंग हो जाती है उससे। यानी कि एक दफा डॉक्टर ने आपको रेकमेंड कर दिया, आप दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए और साल आपने प्रैक्टिस बनानी, वो इस्तेमाल करते रहे, तो उसका नुकसान क्या होगा? दांतों पे स्टेनिंग हो जाती है, डिसकलर हो जाते हैं दांत। मतलब हम जहाँ पे बेहतरी का सोच रहे होते हैं, हम अपने साथ नुकसान कर बैठते हैं। बच्चों के लिए कौन सी टूथपेस्ट? बच्चों के लिए ये कि कम फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट हो, ताकि क्योंकि बच्चे जहाँ पे वो बड़े हो रहे होते हैं उनके पानी में फ्लोराइड का लेवल होता है इतना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा भी अगर फ्लोराइड हो जाए तो एक डिजीज होती है, मतलब इशू हो जाता है फ्लोरोसिस। दांतों पे वाइट या ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं फ्लोराइड का लेवल ज्यादा होने की वजह से। और वो कभी भी ट्रीट नहीं होता उसका, यानी कि ट्रीटमेंट ये है कि आपको या तो दांतों की रिप्लेसमेंट, विनेयर्स या ब्लीचिंग या कुछ इस तरह का करवाना पड़ता है। वो तो फिर बच्चों के 7-8 साल जब दांत गिरते हैं तो वो बेचारे खुद ही से आ जाते हैं, तो फिर वो। लेकिन जो बड़ों की पेस्ट है उसमें ये कि फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि क्योंकि दांत आपके बन चुके होते हैं उसमें फिर वो कोई इशू नहीं होता। और फ्लोराइड वाली पेस्ट से ये होता है कि कैविटीज लगने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, वैसे तो अक्ल ये कहती है डॉक्टर साहब कि बच्चों के दांत जब आ गए हैं तो उसके बाद उनको भी आप ब्रश करना जो है सिखाना शुरू कर दें, ट्रेन करना शुरू कर दें, लेकिन ये होता है कि यार अभी दूध के दांत हैं, ये गिरने हैं, उसके बाद ही एक दफ़ा करेंगे, बच्चे हैं कैसे कर रहे होंगे, ये पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, इसको एड्रेस कर दीजिएगा। बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जो आपके डिसीडुअस यानी कि दूध के दांत हैं वो अगर अच्छे और हेल्दी होंगे, गम्स आपके हेल्दी होंगे, तो जो परमानेंट आने वाले दांत हैं वो भी अच्छे और हेल्दी होंगे। देखा होगा बहुत दफ़ा बच्चों के ब्लैक टूटे हुए सारे दांत होते हैं, यानी कि बेबी बॉटल केरीज, जो माएँ बच्चों को फीडर मीठा मुंह में देख के सुला देती हैं, वो उनको साफ नहीं करती दांतों को, तो उनके सारे दांत खाए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो ये कि अगर तो क्योंकि 5 से 8 साल के बीच में नए दांत आना शुरू होते हैं, कुछ बच्चों के 2, 2.5, 3 साल में खराब हो जाते हैं, उनको हम उस टाइम निकाल भी नहीं सकते, ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, हमें फिर वेट करना होता है। अच्छा, सो अगर पेन हो, कोई इशू हो, तो हमें वेट करना होता है, हम टाइम से पहले एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, हमें अपनी ओरल हाइजीन के हवाले से हम गलतियां कर रहे होते हैं, उन्होंने वो कहा कि वो गलतियां नहीं करनी। अच्छा, टूथपेस्ट के हवाले से वैसे मुझे एडमिट करना चाहिए, आप लोगों को भी एडमिट, मैंने ये गलती की है अभी जब डॉक्टर साहब ने बताया था और ये हमने गलती की, डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे तजवीज़ कर दी और मैं आज तक उसी का इस्तेमाल करता चला आ रहा हूँ, और वो मेडिकेटेड है टूथपेस्ट जिसका मैं इस्तेमाल करूँ। ये गलती आप भी शायद कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मेडिकेटेड से हम लोगों को लगता है ये मेडिकेटेड है, ये अच्छी है, डॉक्टर ने रिकमेंड की, बस हम यही यूज करते हैं, हम वही यूज करते हैं, और फिर हम लोगों को भी बताते हैं जी मुझे डॉक्टर साहब ने फलां डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, तो वो ये बात यूज कर लो। लेकिन आधी बात मुझे पता थी, और हम कितने लोग हैं कि जिनको आधी बात पता होगी, और कई लोगों के कहने के ऊपर
वही मेरे कहने के ऊपर कितने लोग वही इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुझे अब इतनी शर्मिंदगी हो रही है। उन सबको मना करना है कि भाई अब नहीं आप लोगों ने यूज़ करनी है। चलें जी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, हमारी तस्हीह की है। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मैदानों से लेकर क्रिकेट के आलमी इदारे से भी अब अच्छी खबरें आ रही हैं। मैदानों से तो हमें बहुत अच्छी खबरें मिली हैं। हाँ जी, और ICC पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पुरएतमाद है। कई खबरें सामने आ रही थी जी, भारत में बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है कि ना आए, और फिर दीगर ममालिक से भी शायद वो बात करेंगे कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं। ICC ने वाज़ेह कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दीगर ममालिक को पाकिस्तान में खेलने पर कोई परेशानी नहीं होगी। और ICC के चेयरमैन जो है ग्रेग बार्कले, उन्होंने कहा है कि एक बयान उन्होंने दिया, उसमें कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा। और चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने कहा यह भी है कि आलमी इवेंट के कई बरसों बाद पाकिस्तान में होगा, और अगर हम इसे अहल नहीं समझते तो मेज़बानी के लिए मुंतखब भी नहीं फिर करते। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस इवेंट को खुश उसलूबी से मुकम्मल कर पाएगा। तो जाने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दुबई क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट सीरीज कराने की पेशकश की। अच्छा, चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि हम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए राजी कर लें तो ये बेहतरीन होगा। और वाकई में अच्छा, दोनों कंट्रीज के जो शायकीन है क्रिकेट है ना, वो भी बड़ा पुरजोश होते हैं इन दोनों मैचेस के लिए, और हर कोई मतलब फेवरेट होता है कि इनका मैच देखना सबके लिए होता है खुशी। तो अगर ये चीज़ें हो रही थी तो वाकई में बड़ा बेहतरीन होगा, और साल में होगा कि 1 या 2 बार दोनों टीमों के दरमियान सीरीज भी करवाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने बांग्लादेश में T20 मैचेस के दौरान बनाई गई पिचेस पर तनकीद किया। उनका कहना है कि बांग्लादेश में T20 की रिवायती पिचेस नहीं थी, लेकिन सीरीज़ को दिलचस्प बना दिया गया था। सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज़ में तो वाइट वॉश कर दिया है। मैचेस बहुत लो स्कोरिंग हुए हैं, जिस पर बांग्लादेश बोर्ड को अब तनकीद का भी सामना है। क्या T20 मैचेस के लिए ऐसी पिचेस बनाया जाना दुरुस्त है? इसमें ICC को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सब देखने वालों को, आप दोनों को भी। और यकीनी तौर पर देखिए, होम एडवांटेज हर टीम का हक होता है और उसका फायदा उठाते हैं, बट इतना तो कम से कम एडवांटेज आप रखिए क्रिकेट का भी कि आप बैट और बॉल दोनों को चांस दे रहे हो। और आप देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया का जो 4-1 से बुरा हाल किया बांग्लादेश ने, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, उससे पहले भी उनकी डोमिनेंस रही है। बट आप देखिए कि चाहे वो मैच तो बांग्लादेश सारे जीता था या यहाँ पाकिस्तान से वो सारे मैचेस हार गए, क्रिकेट अच्छी नहीं हुई। मतलब आप देखें कि डोमिनेंस कितनी ज्यादा है बैटिंग की कि आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 8 रन थे, और अब महमूदुल्लाह पार्ट टाइम स्पिनर है, वो 3 विकेटें ले गए, ऑलमोस्ट मैच उन्होंने जितवा दिया था अपनी टीम को। तो ये मजा नहीं आया क्रिकेट का। इसी तरह हमने जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज भी देखी थी बांग्लादेश में, तो हैरान कौन जरूर थे कि जी 100 रन बन रहे हैं और 100 भी चेज नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तो पाकिस्तान को दाद देना पड़ेगी कि वो जो कॉन्फिडेंस था वर्ल्ड कप का, और जो हमारा एक टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी है कि रिजवान अच्छा कर देते हैं, मिड ऑर्डर के अंदर भी हमें अब थोड़े से यंगस्टर्स अच्छे मिल गए, जैसे हैदर बहुत अच्छा खेले, एक मैच में खुशदिल अच्छा खेले, फखर की फॉर्म भी लगी हुई है। इन पिचेस पे खेलना आसान नहीं था। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उनको अपने मुल्क में सिर्फ क्रिकेट खेलनी है या बाहर भी जाके कुछ करना है। इस अप्रोच से बिल्कुल ऐसे। अब्दुल गफ्फार साहब, कौमी टीम का जो कप्तान है बाबर आजम, वो इतराफ बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। इस सीरीज में आप उनकी बैटिंग में कौन सी ऐसी खामियां देखते हैं जिन पर उनको कंट्रोल करना चाहिए? देखिए रेयर एक्सेप्शन है, बाबर आजम इज अ रन मशीन, और जितने रिकॉर्ड वो रिजवान बना रहे हैं, और जितने रिकॉर्ड वो एक के बाद एक तोड़ रहे हैं। स्पेशली विराट कोहली आज से 8 साल पहले एकदम से उन्होंने एक स्ट्रीक शुरू की थी, हाशिम आमला मुझे याद उससे पहले कर रहे थे, और अब सब रिकॉर्ड जो है ना, जो बाबर और रिजवान की अगला संगे मील होता है वो रिकॉर्ड होता है। वो इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, बट चलिए हो जाता है। लेकिन बाबर आजम भी ऑब्वियसली वो भी, उनको भी हम ह्यूमन बीइंग ही समझें, और हर मैच में हर सीरीज में उतना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, विकेट्स भी अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बाबर बहुत अच्छा खेल लेते हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर उनके सामने आए, अच्छा टाइम करते हैं बैट को, डेलिकेट प्लेयर हैं, टच प्लेयर हैं, और टाइमिंग से खेलते हैं। तो इन विकेटों पर बाबर जैसे प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल था अपने उनके स्टाइल से खेलना, स्पिनर्स का। ठीक है गफार भी बताइएगा, ICC ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दीगर ममालिक को पाकिस्तान में खेलने पर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम पाकिस्तान को अहल ना समझते तो मेज़बानी के लिए मुंतखब ही ना कर रहे होते। ICC के रवैये में ये जो मुस्बत तब्दीली आई है, इसकी क्या वजह है? क्या PCB ने कोई हालिया इकदाम किए हैं? देखिए ये वाला जो ग्रेग बार्कले का इंटरव्यू है, और ऑब्वियसली जो पूरी खबर है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है कि अनुराग ठाकुर जो कि भारत के मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के और यूथ अफेयर्स के, उन्होंने कह दिया था जी कि हम देखेंगे 2025 में क्या हालात हैं और ये वो। खैर उनकी मजबूरी,
ये तो कह नहीं सकते इस गवर्नमेंट में रहते हुए कि जी हम तो जाएंगे और हम बड़ा खुशी खुशी पाकिस्तान से खेलना चाहेंगे। वो तो गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने तो आपको पता है कि पाकिस्तान भारत के खेलों के दरवाजे तो बंद किए रखे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम इस वक्त इंडिया में मौजूद है। आज उनका मैच भी जर्मनी से, उनको भी मैं बेस्ट लक कहूंगा। अल्लाह करे कि हमारी जो हॉकी है उसके स्टार्स भी हमें आज से कुछ दिखाई दें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ही सही। हमारी पुरानी हॉकी सीनियर टीम को देखे हुए अरसा हो गया कोविड की वजह से। लेकिन चलिए आपके सवाल पे दोबारा आता हूँ। देखें, आईसीसी को मजबूरी में ये बात दोबारा असर्ट करनी पड़ी कि देखें हमने पाकिस्तान को जो राइट्स दिए हैं, होस्टिंग राइट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, वो देखभाल के दिए और ये कहने की जरूरत नहीं थी आईसीसी को। एक्चुअली आईसीसी ये प्रोसेस पहले कर चुका है, लेकिन क्योंकि अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया तो उसके बाद उसका एक बड़ी बात है, एक उसका काउंटर स्टोरी कह लें या एक फॉलो अप स्टोरी कह लें, वो होनी थी। बट आई थिंक पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचने से पहले बड़े मराहिल से गुजरना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश से अभी वापस आएंगे तो हमें वेस्ट इंडीज को होस्ट करना है और उसके बाद फिर अगले साल 3 बड़ी सीरीज हैं जो हमारे इस चैंपियंस ट्रॉफी के 3 बड़ी सीढ़ियां बनेगी। पहले तो ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड। इतनी बड़ी टीमों का कामयाबी से होस्ट कर लेंगे और फिर पीएसएल भी आपका साथ साथ चल रहा है, तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप 2022, 2023, 2024, 2025 तो फिर आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। इसको चेन को रुकना नहीं चाहिए और आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी टीमों ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है एंड आई होप एंड प्रे कि वो अपनी कमिटमेंट को बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब्दुल गफ्फार, बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की कि दुबई क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट सीरीज कराने की पेशकश कर दी और चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल ने यह कहा है कि हम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए राजी कर लेंगे तो ये बेहतरीन होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो क्रिकेट लवर्स के लिए कितनी बड़ी खुशी की खबर होगी। देखिए जी, दुबई क्रिकेट काउंसिल हो, अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल हो, श्रीलंका हो या इवन इंग्लैंड हो, कोई भी बोर्ड पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को तो होस्ट करना ही चाहेगा। ड्रीम, क्योंकि इतना क्राउड आ जाएगा, इतनी आपकी अट्रैक्शन, आपका रेवेन्यू उस बोर्ड का भी बनेगा, तो दैट इज अ स्मार्ट मूव। लेकिन आप याद रखिए कि पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने कहा क्रिकेट के लिए, प्रॉब्लम ये है कि बायलैटरल के लिए दोनों हुकूमतों की इजाजत हो। पाकिस्तान तो चले फिर भी खेल को सियासत से हमेशा अलग रखता है। कल अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बोले जी हमें इजाजत मिल गई तो अगले महीने पाकिस्तान इंडिया सीरीज हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि भारत की हुकूमत जो है वो अपने बोर्ड को काबू किए हुए है और ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बगैर तो क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता, बट हमने कभी रोका भी नहीं है। लेकिन भारत कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, ये ऐसे नहीं होगा। भारत की जो गवर्नमेंट है उसको सोचना पड़ेगा। जब तक वो इस बारे में कुछ नहीं सोचते या अप्रूवल नहीं करते तो देखिए दुनिया में कहीं भी सीरीज हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया में नहीं होगी तो ऑब्वियसली दुबई में हो सकती है। एक जमाने में श्रीलंका के अंदर न्यूट्रल वेन्यू होने लगी थी, इंग्लैंड के अंदर बात हो चुकी है, वो चाहते हैं कि वो भी कभी न्यूट्रल मकाम पर पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करें। ये पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा, लेकिन हुकूमतों की इजाजत के बगैर, स्पेशली मोदी सरकार का जो मौका है खेल दुश्मनी वाला, हुकूमतों की इजाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।